ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 3 के सेकंड सेशन के अंदर में। आज का वीडियो हर एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज के वीडियो में बताया जाएगा कि अगर क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट की क्या कंडीशन होती है, क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने परसेंट चांस होते हैं ठीक होने के, और अगर ठीक होगा तो किस प्रकार से ठीक होगा। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कैटनीन की और किडनी डैमेज की सच्चाई। अगर आपने अब तक ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम का पार्ट 3 का फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस सेशन को नहीं देखोगे तो आपको आने वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। उस सेशन के वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो उसके बाद मैं आपको आज का वीडियो बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने कैरेटिनिन के ऊपर कितनी परसेंटेज किडनी डैमेज होती है। अगर हमारी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने लग रही है तो टोटल एफिशिएंसी 200% बन जाती है। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 1.2 या 1.2 से कम भी है तो भी ऐसा हो सकता है कि उसकी किडनी का डैमेज 50 से 100% तक हो। यानी कि अगर ओवरऑल 100% एवरेज मान के चलें तो 1.2 क्रेटिनिन के साथ भी 50% किडनी डैमेज हो सकती है। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 4 या 4 से कम है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी किडनी का डैमेज 100 से लेकर के 150% तक हो। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 4 से 6 के बीच में रहने लग रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी किडनी का डैमेज 120 से लेकर के 160% के बीच में आ चुका है। यानी कि ओवरऑल अगर किडनी डैमेज देखा जाए तो वो 60 से लेकर के 80% के बीच में पहुंच चुका है। अगर किसी इंसान का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका किडनी डैमेज 160 से 180% को क्रॉस कर चुका है या तो इसके बीच में आ चुका है। अगर एवरेज 100% मान के चले, यानी कि दोनों किडनियों का 100% कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 करके 100% अगर एवरेज लेके चले तो अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर चुका है तो उसका किडनी डैमेज 80 से 90% को क्रॉस कर चुका होता है। अब आप सभी मेरे से ये पूछोगे कि सर आपने हर एक में रेंज क्यों बता रखी है। आपने 1.2 से नीचे है तो 50 टू 100 की रेंज बताई है, अगर 4 से कम है तो 100 टू 150 की रेंज बताई है, अगर 4 टू 6 के बीच में है तो 120 से 160 की रेंज बताई है, अगर 6 या 7 को क्रॉस कर गया तो 160 टू 180 की रेंज बताई है। आप एक एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं बता पा रहे। एग्जैक्ट डाटा केवल और केवल डीटीपीआर एनोग्राम टेस्ट की सहायता से ही पता चल सकता है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और कुछ फॉर्मूला की सहायता के बेस पे आपको केवल और केवल अप्रोक्सीमेट डाटा बता सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट इन रेंज के बीच का या इन रेंज के करीब का आता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी दोनों किडनी कम से कम इतने परसेंटेज डैमेज हो चुकी हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 के बीच में होता है या इसको क्रॉस कर चुका होता है, मैं उस कैटेगरी के पेशेंट को सबसे ज्यादा डेंजरस कैटेगरी के पेशेंट मानता हूँ। ऐसा इस वजह से अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन 6 से कम है तो इस कैटेगरी के पेशेंट के पास काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि उसकी सीकेडी रिवर्स कर जाएगी और उसको डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे जा चुका है तो डायलिसिस से फेमिलियर हो चुका होता है, उसको दर्द होती है, तकलीफ होती है, उसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो ऑलरेडी डायलिसिस पे आ चुका है तो वो हर बार डायलिसिस करवाना उसके लिए इतना शॉकिंग नहीं होता। लेकिन इस कैटेगरी के जो पेशेंट होते हैं ये पेशेंट डरे हुए होते हैं, इन्होंने कभी भी लाइफ में डायलिसिस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता है और इस कैटेगरी के पेशेंट डायलिसिस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं। अगर उनको समय रहते नहीं संभाला गया और समय रहते उनकी सीकेडी को रिवर्स नहीं किया गया तो इन पेशेंट के डायलिसिस पे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से जिन पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर जाता है तो उस कैटेगरी के पेशेंट को मैं सबसे डेंजरस कैटेगरी में काउंट करता हूं और ऐसे पेशेंट को मैं सलाह देता हूं कि जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा करके अपनी सीकेडी को रिवर्स करना चालू करना चाहिए। इस कैटेगरी में सीकेडी को रिवर्स करने के कितने परसेंट चांस होते हैं, क्या वे डायलिसिस से बच सकते हैं नहीं बच सकते, इसकी जानकारी मैं थोड़ी आगे दूंगा आपको और उसके मैं आपको प्रूफ भी शो करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कैटेगरी के पेशेंट में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या सबसे बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले नंबर पे जिन पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर जाता है उस कैटेगरी में दो तरीके के पेशेंट आते हैं। पहले तरीके के पेशेंट आते हैं जिनको कोई सिम्टोमेटिक दिक्कत नहीं होती है। ऐसे पेशेंट हमेशा हमें फोन करते हैं, फोन करके ये कहते हैं सर मेरा क्रेटिनिन तो 7 हो चुका है, 10 हो चुका है, 12 हो चुका है, लेकिन सिम्टोमेटिकली कोई दिक्कत नहीं आने लग रही, मैं तो हेल्दी महसूस करने लग रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, अब बताओ मेरे सीकेडी रिवर्स करने के कितने परसेंट चांस हैं। भले ही आपको कोई दिक्कत ना आने लग रही हो लेकिन इस टाइम पे आपका जो शरीर है वो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। आपको मेरी बात चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे ये बात नहीं है, लेकिन जो चीज सच है वो बिल्कुल सच है। अगर आपको कोई सिम्टोमेटिक दिक्कत नहीं आ रही है तो भी किसी भी टाइम आपको सिम्टोमेटिक दिक्कत आ सकती है। कभी भी आपको सूजन आनी चालू हो सकती है, कभी भी आपका यूरिन आउटपुट में झाग आने चालू हो सकते हैं, कभी भी आपको भूख लगनी बंद हो सकती है, कभी भी आपको उल्टी आनी चालू हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सभी सिम्टम्स आएंगे, सब में से केवल एक सिम्टम भी आ सकते हैं।
लेकिन अगर अभी आपको सिम्पटम नहीं आ रहे हैं, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपको सिम्पटम आएँगे ही नहीं। आपको कभी भी किसी भी टाइम सिम्पटम आ सकते हैं और वो सिम्पटम्स इस वजह से आएँगे क्योंकि आपकी दोनों किडनियों का ओवरऑल डैमेज 160 से लेकर के 180% को क्रॉस कर चुका है। आपका जीएफआर 80% से भी कम हो चुका है। तो अब अगर आपको सिम्पटम आते हैं तो कोई ये शॉकिंग बात नहीं होगी। आपकी किडनी का डैमेज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप बॉर्डर लाइन पेशेंट बन चुके हो। तो अपने दिमाग से इन 2 गलतफ़हमियों को निकाल दीजिएगा। पहली गलतफ़हमी तो ये कि आपको सिम्पटम आएँगे ही नहीं। आपको सिम्पटम किसी भी टाइम आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से क्रेटिनिन लेवल पर जाकर के इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं। दूसरे नंबर पे अपने दिमाग से ये गलतफ़हमी निकाल दीजिएगा कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं, तो वो ट्रीटमेंट की वजह से आएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ट्रीटमेंट लेने लग रहे हो। आप कहीं से भी अगर ट्रीटमेंट लेने लग रहे हो और इस स्टेज में पहुँचने के बाद अगर आपको इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी सिम्पटम उस ट्रीटमेंट की वजह से आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने काफ़ी लेट कर दिया आने में और आपका किडनी का डैमेज काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका था, इस वजह से आपको इमरजेंसी सिम्पटम आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें जाएँगी नहीं, वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपकी वे चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन फिर समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब दूसरी कैटेगरी के जो पेशेंट आते हैं, वे पेशेंट होते हैं इमरजेंसी सिम्पटम्स के साथ में। यानी कि उनका क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर चुका है और साथ में उनको इमरजेंसी सिम्पटम भी आने लग रहे हैं। इमरजेंसी सिम्पटम्स जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, शरीर में पानी जमा होना, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आना, उल्टी आना, दस्त लगना, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाना, खाँसी बहुत ज़्यादा आना, उसके साथ-साथ में बहुत ज़्यादा बीपी का बढ़ा रहना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होना, इस प्रकार के इमरजेंसी सिम्पटम आने लग जाते हैं इस कैटेगरी के पेशेंट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सभी प्रकार के सिम्पटम आ जाएँ और ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल 1 या 2 प्रकार के सिम्पटम आएँ। इस प्रकार के पेशेंट में जब इमरजेंसी सिम्पटम आते हैं, तो सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि पेशेंट ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है कि इमरजेंसी में अब उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे तो जिस भी पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर चुका है, उनको भले ही मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, उनको अपने आप को ये कंसीडर करके चलना चाहिए कि वो एक तरीके से डायलिसिस पेशेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि उनको डायलिसिस करवाना है या नहीं करवाना है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका इमरजेंसी सिम्पटम कितने सीवियर आने लग रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो स्टेबल होती चली जाएगी और भगवान ने चाहा तो उनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इमरजेंसी सिम्पटम अगर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो उनको ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपनी जान बचाने के लिए उनको डायलिसिस करवाना पड़ सकता है और उसके बाद ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करके धीरे-धीरे करके अपनी किडनी को रिवाइव करने का प्रोसेस चालू रखना पड़ेगा। तो आखिर में मैं इस कैटेगरी के पेशेंट को केवल एक ही सलाह देना चाहता हूँ, समय रहते इलाज करवाइएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। यही मौका है आपके पास कि आप अपनी किडनी को सेव कर पाओ और अपनी सीकेडी को रिवर्स कर पाओ। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी सिम्पटम आ जाते हैं, तो डायलिसिस करवा के अपनी जान को बचाने का कोशिश कीजिएगा। जान बचाने के बाद, स्टेबल होने के बाद भी आप अपनी सीकेडी को रिवर्स करने का प्रयास कर सकते हो और धीरे-धीरे करके आपकी किडनी ठीक होती चली जाएगी और आप वापस से नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मेहनत करने की और एक प्रॉपर गाइडेंस लेने की और अच्छे से सभी चीज़ों को अपनी लाइफ रूटीन में मेंटेन करके चलने की। अब इसके बाद आप मेरे से ये पूछोगे कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी यानी कि गर्म पानी में बैठने वाली थेरेपी तो मैं गलती से भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका केराटिन और जल्दी-जल्दी बढ़ेगा और वो जल्दी से डायलिसिस के करीब पहुँच जाएगा। अगर कोई पेशेंट ये जानना चाहता है कि क्यों मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बंद कर दी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को देख करके और उस वीडियो के नीचे जो पेशेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, उनको जान करके आप ये पता लगा सकते हो कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी काम करेगी या नहीं। लेकिन हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से पेशेंट का यूरिया कम हो जाएगा, पेशेंट की स्वेलिंग कम हो जाएगी, उससे केवल कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वे डायलिसिस को डिले कर पाएँगे। लेकिन डिले करने के बाद जब पेशेंट की तबीयत बिगड़ती है, तो कई बार एकदम से आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाता है। तो इस वजह से हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद मेरा सजेशन क्या रहेगा, मैं आपको ईमानदारी से बताने लग रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे हमसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पर जाकर इलाज करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको ये झूठ बोल के कि 100% चांस है रिकवरी के, डायलिसिस पर जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल किडनी रिवर्स हो जाएगी, ऐसे आपको झूठ बोल के कोई आपको ट्रीटमेंट देने लग रहा है, तो उनसे सतर्क रहिएगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताने लग रहा हूँ कि अगर आपका क्रेटिनिन 6 या 7 को क्रॉस कर गया है, तो आपकी रिकवरी के और आपको डायलिसिस से बचने के केवल और केवल 50-50% चांस रहेंगे। यानी कि अगर आप हमारे वाला ट्रीटमेंट फ़ॉलो करना चालू करते हो, तो 50% ये चांस है कि आपको डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा और आपकी यहीं से सीकेडी रिवर्स होती चली जाएगी और
आप डायलिसिस से बच जाओगे। लेकिन 50% ये चांस भी हैं कि अगर आपको इमरजेंसी सिम्पटम आ गए तो आप डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। अब डायलिसिस पर जाने के बाद में आपका लगातार डायलिसिस चलेगा या आपकी सीकेडी रिवर्स होती चली जाएगी और आप नॉन डायलिसिस पेशेंट बन जाओगे। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक बार डायलिसिस करवाने के बाद आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। मान लीजिए आपने डायलिसिस करवाया, डायलिसिस करवाने के बाद आपके सिम्पटम्स चले गए और आपने हमारे वाला ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद आपको सिम्पटम्स लौट के नहीं आए, तो वहीं से आपकी सीकेडी रिवर्स करती चली जाएगी। आपको बार-बार डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे उसके साथ में आप ये मान के चलिए कि आपने डायलिसिस करवाया, डायलिसिस करवाने के 2 दिन के बाद में फिर से आपको इमरजेंसी सिम्पटम लौट के आ गए और आपको बार-बार से दिक्कतें आने लग गई। तो उस स्टेज में आपको डायलिसिस के साथ में आपको हमारा ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ताकि धीरे-धीरे करके आपका जो किडनी का डैमेज 160 से लेकर के 180% हो रखा है, वो धीरे-धीरे करके 120 से 160% रह जाए, यानी कि 30-40% आपकी किडनी काम करने लगे। जैसे ही आपकी किडनी 30-40% आपकी बॉडी को सपोर्ट करने लगेगी, आपको डायलिसिस की नीड नहीं पड़ेगी और आपको लगातार डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपकी किडनी 30-40% रिवाइव नहीं होती है, आपको लगातार डायलिसिस की सहायता लेनी पड़ेगी। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर, आपकी बातों के क्या सबूत है कि आपके ट्रीटमेंट से बॉर्डर लाइन के पेशेंट के क्रेटिनिन कम आने लग जाते हैं, आपके ट्रीटमेंट से हम डायलिसिस से बच सकते हैं। मैं अपने पेशेंट के रिपोर्ट्स और उसके साथ-साथ में पेशेंट के टेस्टिमोनियल के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनको देख करके पता लगा सकते हो कि किस तरीके से हमारे ट्रीटमेंट से बॉर्डर लाइन क्रेटिनिन के पेशेंट का भी क्रेटिनिन कम आने लग जाता है और वो डायलिसिस से बच जाते हैं। अब इसके बाद में आप मेरे से ये पूछना चाहोगे कि सर, आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है? हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले नंबर पे तो पेशेंट को डाइट चार्ट दिया जाता है कि वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से और प्रेजेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से क्या खा सकता है, क्या पी सकता है, क्या-क्या उसको लेना चाहिए, ताकि उसका क्रेटिनिन कम आने में, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आने में उसको सहायता मिले। दूसरे नंबर पे हमारी सूर्य चिकित्सा सिखाई जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी को रीमेक करा जाता है। शरीर में पानी जमा होने का एक मुख्य कारण होता है पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड का अच्छे से काम ना करना। सूर्य चिकित्सा की सहायता से और मेटल थेरेपी की सहायता से पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करा जाता है, ताकि वो अच्छे से काम करने लगे और सूजन होनी बंद हो जाए। तीसरे नंबर पे हम पेशेंट को एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो एक्यूप्रेशर की सहायता से किडनी में अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सके, अपने हार्ट को इम्प्रूव कर सके, ताकि उसको सडन कार्डियक अरेस्ट ना आए और उसकी जान बच सके। चौथे नंबर पे हम पेशेंट को कुछ रियल आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का काढ़ा देते हैं, जिसकी सहायता से उसकी किडनी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। अगले नंबर पे हम पेशेंट को अपनी स्पेशल मेटल थेरेपी की मेडिसिन प्रिपेयर करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी सहायता से वो अपनी किडनी के नेफ्रॉन्स को रीजनरेट कर सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को प्राणायाम के गुड रहस्य की ट्रेनिंग देते हैं और प्राणायाम सिखाते हैं, जिसकी सहायता से वो अपनी किडनी के नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करके अपने पूरे शरीर को हेल्दी बना सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को इमरजेंसी हैंडलिंग ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं पेशेंट के अंदर में, कि ताकि वो धीरे-धीरे ठीक होता चला जाए। हमारी तरफ से केवल गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाती है, ऑडियो ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग, और उसके साथ-साथ में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के गाइडेंस दी जाती है। पेशेंट जब इन चीज़ों को सिस्टमैटिक रूटीन में अच्छे से फॉलो करना चालू करता है, तो उसकी सीकेडी रिवर्स कर जाती है और उसको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। मैं जो बातें कहने लग रहा हूँ, उनका प्रूफ आप नीचे दिए गए टेस्टिमोनियल वीडियोस में और हमारी पेशेंट की रिपोर्ट्स में देख सकते हो। आखिर में मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास मौका है, आप अपनी सीकेडी को रिवर्स करने का ट्राई कर सकते हो। आपके चांसेस भले ही थोड़े कम है डायलिसिस से बचने के, लेकिन अगर आप हमारे साथ में मेहनत करने को तैयार हो जाओगे, तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे कि आप डायलिसिस से बच जाओगे। अगर आप हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स को भेज सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो से और ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम से जरा सा भी बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।